नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार पुनः आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल हमारी परीक्षा पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वास्थ्य अच्छा होगा, आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप धीरे धीरे इतिहास की क्लासों को लेते जा रहे होंगे। एक क्लास में आपके लिए डेली डाल देता हूं। आज पहले सुबह ही आपके लिए इतिहास की क्लास डालता हूं, उसके बाद मैं आपको शाम को पॉलिटी की क्लास डाल दूंगा, साइंस की क्लास भी आपको मिलती रहेगी। इसी तरह से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। जो भी आपके एग्जाम है उन एग्जामों के लिहाजा आप अपनी तैयारी करते रहेंगे और आप धीरे धीरे जो कंटेंट आपको मिलता जा रहा है उसको बहुत गहनता से पढ़ते जाएंगे। आज की क्लास में हम इतिहास के बारे में बात करने वाले हैं और इतिहास की क्लास में बात करने वाले हैं तो आपको अच्छी तरह से पता होगा। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो मुस्लिम आक्रमणकारियों को पढ़ने वाले हैं और किस तरह से मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण करने के बाद मुस्लिम पक्ष की सत्ता स्थापित करने का काम किया। उसमें सबसे पहले आने वाला जो व्यक्ति था जिसके बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से जाना, मोहम्मद बिन कासिम भारत के अंदर आता है। मोहम्मद बिन कासिम के भारत आने के बाद महमूद गजनबी भारत के अंदर आता है और उसके बाद एक ऐसा व्यक्ति अफगानिस्तान से भारत पर आक्रमण करने वाला है जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं, जिसे आप यहां पर यानी गौरी के नाम से जानते हैं। इसके बहुत ताजुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से भी इसे जानते हैं। इसके अलावा भी इसके कई नाम होते हैं। आखिरकार यह व्यक्ति भारत में आक्रमण करने के साथ साथ कौन से काम करता है और आखिरकार इसी की व्यक्ति की वजह से ही भारत के अंदर किस तरह से सत्ता स्थापित मुस्लिमों की हो जाती है, क्योंकि इसी व्यक्ति का गुलाम होगा कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक जो भारत पर दिल्ली की गद्दी पर बैठने का काम करेगा इसी व्यक्ति का गुलाम रहने वाला होगा। तो यह जो टॉपिक है आपके लिए महत्वपूर्ण होगा और आप इसके अंदर से क्या क्या प्रश्न पाएंगे ये मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। चलिए देखिए प्यारे दोस्तों, मोहम्मद गौरी जो है ये 1275 से या 1175 से लेकर और आप इसे 1206 तक पढ़ेंगे। यानी कि 1206 में एक खास बात होगी कि 1206 में एक यहां पर दूसरे दौर की शुरुआत हो जाएगी जिससे आप क्या कहेंगे, दिल्ली सल्तनत के नाम से जानेंगे। यानी कि दिल्ली सल्तनत को जो हमें पढ़ना होगा 1206 से पढ़ना होगा और दिल्ली सल्तनत तक हम क्या पढ़ेंगे, मोहम्मद गौरी को पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने कहा है कि इसी व्यक्ति का कि व्यक्ति गुलाम होगा जिसको आप क्या कहेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक कहेंगे। और कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का व्यक्ति जो होगा यह दिल्ली की गद्दी पर बैठने का काम करेगा। तब दिल्ली की गद्दी पर कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से शुरू करेगा, यानी 1206 से दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाएगी और दिल्ली सल्तनत में 5 वंश यहां पर शासन करने का काम करेंगे। जबकि मोहम्मद गौरी से शुरू होगा क्योंकि दिल्ली पर यह व्यक्ति पहली बार राजधानी बनाने का काम करेगा और अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली देने के बाद ये वापस चला जाएगा और वापस जाने के बाद ये व्यक्ति भारत के अंदर जाने से पहले 2 प्रमुख युद्ध लड़कर जाएगा जो तराइन के युद्ध के नाम से जाने जाएंगे। तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ध्यान दीजिएगा। 1175 में गौरी नाम के व्यक्ति ने एक जगह पर आक्रमण की जो मुल्तान के नाम से जाना जाता था। देखिए प्यारे दोस्तों, आप मुल्तान भले इस समय पाकिस्तान के अंदर है लेकिन उस समय पाकिस्तान था ही नहीं। उस समय सारा का सारा सिंध हो, मुल्तान हो, अफगानिस्तान तक का क्षेत्र जो था ये भारत के अंदर ही आता था। तो मुल्तान पर आक्रमण करने का काम 1175 में मोहम्मद गौरी ने किया है और 1175 में जब इसने मुल्तान पर आक्रमण किया तो पहला आक्रमण 1175 में इसका मुल्तान पर हुआ। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया, तो 1175 में किया, जो मुल्तान पर इसका आक्रमण करने का इसने काम किया। 1178 में ही अगले 3 वर्ष के बाद ही इसने, जिसका नाम हम कह सकते हैं मुइजुद्दीन गौरी, मोहम्मद बिन शाम या मोहम्मद गौरी, ये तीनों के तीनों नाम इस गौरी के ही रहने वाले हैं। चाहे तो आप इसे मुइजुद्दीन गौरी कहें या मोहम्मद बिन शाम कहें या फिर मोहम्मद गौरी कहें। इस व्यक्ति ने यहां पर 1178 में कहां पर आक्रमण किया, गुजरात पर आक्रमण करने का काम किया। यानी गुजरात पर आक्रमण करने का काम भी मोहम्मद गौरी ने किया और 1175-1178 में मोहम्मद गौरी 2 सफल आक्रमण करने का काम करता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, अगर आप आगे बात करें इसके बारे में तो 1178 में जब इसने पहला आक्रमण कहां किया है, मैंने अभी आपको बताया 1175 में सर मुल्तान पर इसने आक्रमण किया है और मैंने आपसे कहा कि 1178 में इसने एक और आक्रमण किया था जो कहां का था, गुजरात का था। हालांकि इसको सफल आक्रमण हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि 1178 में गौरी का जो सामना हुआ है एक ऐसे व्यक्ति से हुआ है जो कि यहां पर मूल राज्य के नाम से जाना जाता था। यानी 1178 में गुजरात के शासक जिसे आप भीम
द्वितीय कह सकते हैं, क्या भीम द्वितीय कह सकते हैं, भीम बघेल कह सकते हैं, भीम बघेल कह सकते हैं, और मूलराज भी कह सकते हैं। दरअसल यह एक ही व्यक्ति है, भीम बघेल, भीम द्वितीय या मूलराज, इसका सामना मोहम्मद गौरी से हो जाता है। और मोहम्मद गौरी जब गुजरात पर आक्रमण करता है तो उस समय भीम द्वितीय वहां के शासक होते हैं, और यहां पर मोहम्मद गौरी को इन्होंने हरा देने का काम किया, मोहम्मद गौरी को यहां पर हरा देने का काम किया। 1175 के आक्रमण जब इसने मुल्तान पर आक्रमण किया मोहम्मद गौरी ने, तो यह पहले युद्ध में यहां पर सफल हो जाता है, लेकिन दूसरे युद्ध में सामना यहां पर होता है जो कि एक बहुत विशालकाय शासक थे जिनका नाम था भीम द्वितीय, भीम बघेल या मूलराज, इनसे यहां पर युद्ध लड़ता है और मोहम्मद गौरी हार जाता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, एक सामान्य सा प्रश्न तुम्हारे दिमाग में उठ रहा होगा कि आखिरकार यह मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण क्यों किया। यानी कि आपने सर अच्छी तरह से बताया कि मोहम्मद बिन कासिम के आने के पीछे के कारण था कि वह जहाज का बहाना लेकर मोहम्मद बिन कासिम भारत आया था। उसके बाद जब हमने जाना महमूद गजनबी भारत पर आया, तो अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए यह व्यक्ति भारत पर आया था जो महमूद गजनबी के नाम से जाना गया था। आखिरकार से ये गौरी जो भारत आया है, ये गौरी भारत पर क्यों आक्रमण कर रहा है? तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि जब भारत पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया 712 में, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद भारत पर एक और आक्रमण हुआ जिसे आप महमूद गजनबी के नाम से जानते हैं। अब ये सारे के सारे जब परिकल्पना को आप देखते हो तो आप जानते हो कि भारत से इन दोनों के दोनों लुटेरों ने बहुत सारा धन लूटने का काम किया था, मंदिरों को लूटने का काम किया था, मूर्तियों को तोड़वाने का काम किया था, और इतना ज्यादा सोना चांदी यहां से जवाहरात लूटने का काम किया था कि भारत की तरफ जितने भी मुस्लिम लोग थे उनकी सभी की नजर पड़ी थी, क्योंकि ये जो लोग थे ये लुटेरे टाइप के लोग थे। और अब जो एक जगह से जब एक लुटेरा अच्छा धन लूट कर चला जाता है तो अब अन्य लुटेरों की नजर भी उसी स्थान पर पड़ती है। तब मोहम्मद गौरी का आने का कारण एक था कि वह सिर्फ भारत से लूट करना चाहता था, और यह बात तब जाकर सिद्ध हो जाएगी, तब आप मानेंगे कि भारत पर यह व्यक्ति शासन करना नहीं चाहेगा। जब ये अंत में जाएगा तो अपने एक गुलाम को दिल्ली की गद्दी देकर चला जाएगा, दिल्ली की राजधानी को देकर चला जाएगा। तब यह व्यक्ति शासन स्थापित करने के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण नहीं करते थे, ये सिर्फ आक्रमण करते थे। तो इनका एक ही उद्देश्य हुआ करता था कि भारत को लूटना, सोना चांदी जेवर जवाहरातों को लूटना, क्योंकि भारत पहले से क्या कहलाता था, सोने की चिड़िया कहलाता था। तो यह व्यक्ति जो है मोहम्मद गौरी हो, चाहे हम इसके बाद महमूद गजनबी की बात कर चुके हैं, चाहे इससे पहले मोहम्मद बिन कासिम की बात कर चुके हैं, इनका उद्देश्य हुआ करता था लूट करना, इनका उद्देश्य भारत पर शासन करना बिल्कुल भी नहीं हुआ करता था। तब ध्यान रखिएगा कि जो 1178 में आक्रमण मोहम्मद गौरी ने किया है, मोहम्मद गौरी के आक्रमण को भीम द्वितीय ने असफल बनाया है, और भीम द्वितीय के सामने यहां पर गौरी हार गया है। हारने का मतलब है कि यह युद्ध कर रहा है, पहले ही लूट के हिसाब से फिर से दोबारा थोड़ा बहुत धन लूट कर ले जाएगा। लेकिन एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि भीम द्वितीय की जो भीम द्वितीय हुए हैं, भीम द्वितीय की माता जो थी, इस मोहम्मद गौरी से जब भीम द्वितीय लड़ रहा था तो यहां पर भीम द्वितीय की माता भीम द्वितीय का नेतृत्व सेना का करने का काम कर रही थी। तब आपसे प्रश्न पूछेगा कि जिस समय मोहम्मद गौरी को भीम द्वितीय, भीम बघेल या मूलराज नाम के व्यक्ति ने हराया, उस समय भारत के इस भीम द्वितीय शासक की सेना का नेतृत्व कौन कर रही थी? तो उस समय भीम द्वितीय की माता, जिनका नाम था नायका देवी, नायका देवी जब मोहम्मद गौरी को हरा गया है तो युद्ध में नेतृत्व में, युद्ध में सहायता, युद्ध में मदद करने का काम कर रहे थे। यानी कि जो माता थी भीम द्वितीय की माता, ये भीम द्वितीय की सहायता करने का काम कर रही थी जब इनका बेटा किससे लड़ रहा था, मोहम्मद गौरी से लड़ रहा था। यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है कई बार कि भीम द्वितीय की माता का क्या नाम था, भीम द्वितीय की मदद मोहम्मद गौरी से सामना करते समय युद्ध में किसने दी? ऐसे अनेकों प्रश्न आपके सामने आएंगे, तब एक ही प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे। नायका देवी कौन है? तो भीम द्वितीय की माता है। भीम द्वितीय ने ही मोहम्मद गौरी को 1178 में गुजरात के आक्रमण में हराया है। यह बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। प्यार दोस्तों ध्यान रखेंगे यहां पर अब 1178 के बाद यानी पहला कब आक्रमण 1175, दूसरा आपका कब 1178। पहला कहां किया? मुल्तान पर किया मोहम्मद गौरी ने आक्रमण। दूसरा कहां पर किया? तो हम दूसरा कह सकते हैं यह गुजरात पर किया। इस बार यह व्यक्ति मोहम्मद गौरी आक्रमण कर रहा है 1191 में, और 1191 में एक भयंकर आक्रमण होता है, और भयंकर आक्रमण के साथ साथ एक भयंकर युद्ध भी होता है। और जो भयंकर युद्ध होता है, इस भयंकर युद्ध के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं।
दरअसल 1191 में एक युद्ध होता है जिसे आप तराइन का प्रथम युद्ध कहते हो। तराइन कहां पर है? हरियाणा के अंदर तराइन का प्रथम युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर एक व्यक्ति युद्ध लड़ते हैं जिसे आप राय पिथौरा कह सकते हैं, या आप इन्हें पृथ्वीराज चौहान कह सकते हैं, या आपने पृथ्वीराज थर्ड भी कह सकते हैं, यानी पृथ्वीराज तृतीय कह सकते हैं, पृथ्वीराज चौहान कह सकते हैं, राय पिथौरा कह सकते हैं। दरअसल ये पृथ्वीराज चौहान के ही तीनों के तीनों नाम रहने वाले हैं। तो अब ध्यान रखना होगा कि तराइन के तीसरे युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध में यहां पर पृथ्वीराज थर्ड लड़ने का काम करते हैं, और मोहम्मद गौरी, जो मोहम्मद गौरी है, इस मोहम्मद गौरी के साथ एक युद्ध होता है। तो हम ध्यान रखेंगे 1191 में एक युद्ध हुआ है जिसे आप क्या नाम देते हो? तराइन का प्रथम युद्ध कहते हो, तराइन का प्रथम युद्ध कहते हो। दरअसल तराइन के प्रथम युद्ध में जो 1191 में हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट इस युद्ध को लगा लीजिएगा, ये किस किस के मध्य हुआ है और इसमें कौन कौन लड़ा है, आप ध्यान रखेंगे। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 1191 में एक युद्ध हुआ है। दरअसल इसके अंदर गौरी की हार हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। वैसे तो पृथ्वीराज चौहान बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, बहुत ज्यादा बलशाली व्यक्ति थे, लेकिन पहले युद्ध में जीतने के बाद जो यहां पर पृथ्वीराज चौहान थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, और गौरी जो था वही दूसरी तरफ गौरी बार बार प्लान बना रहा है कि इस तरह से मुझे भारत को जीत लेनी है, भारत को जीतना है, भारत पर किस तरह से शासन, यानी भारत से किस तरह से लूट और ज्यादा करनी है, इस बात पर यह रणनीति बनाने का काम कर रहा था। अच्छी बात यह है प्यारे दोस्तों कि आपको यह जानना होगा कि भारत के अंदर जो प्रमुख रूप से यहां पर आक्रमण हुआ है मोहम्मद गौरी का 1191 में, इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है। किसकी? पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है और मोहम्मद गौरी हार जाते हैं। दरअसल प्यारे दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं, यहां पर समझिएगा। मान लीजिए ये आपका क्या है? राजस्थान है। क्या है? ये आपका राजस्थान है। तो राजस्थान के जिस क्षेत्र पर मानिएगा जब पृथ्वीराज चौहान यहां पर शासन करने का काम करते थे, इसके बराबर में भी कई और जगह हुआ करती थी जो आसपास के, यहां पर पृथ्वीराज चौहान के आसपास के क्षेत्र हुआ करते थे। यहां पर ऐसे मानिएगा एक व्यक्ति शासन कर रहा है जिसका नाम है जयचंद्र। क्या नाम है? जयचंद्र। अब देखिए इन जयचंद्र की एक बेटी हुआ करती थी जिसका नाम था संयोगिता। क्या नाम था? जयचंद्र की पुत्री का नाम क्या था? संयोगिता। और ये संयोगिता नाम की जो पुत्री हुआ करती थी, इस संयोगिता नाम की पुत्री से यहां पर पृथ्वीराज चौहान प्रेम प्रसंग कर जाते हैं, प्यार करने लगते हैं। और जब संयोगिता से जयचंद की बेटी संयुक्ता से पृथ्वीराज चौहान प्रेम करने लगते हैं, तो माना यह जाता है कि एक बार स्वयंवर होता है, और स्वयंवर के अंदर ये जयचंद नाम का व्यक्ति हर शासक को बुलाता है, अपने आसपास का हर राजा को बुलाता है स्वयंवर के अंदर, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाता और पृथ्वीराज चौहान की एक मूर्त बनवाकर खड़ी करवा देता है। लेकिन जब यहां पर स्वयंवर के अंदर जब संयोगिता सभी वरों के सामने से गुजरती हुई जाती है, तो अपनी माला को पृथ्वीराज चौहान के गले में डाल देती है। तब यहां पर यह बात पता चल जाती है पृथ्वीराज चौहान को, और पृथ्वीराज चौहान इस संयोगिता को ले आते हैं यहां पर भगाकर, कहां? अपने राजस्थान के अंदर, और जयचंद से पाल लेते हैं दुश्मनी, जयचंद से पाल लेते हैं दुश्मनी। और दूसरी तरफ हम बात करें तो 1191 के बाद 1192 में यह मोहम्मद गौरी प्लान बना रहा है कि किस तरह से मुझे पृथ्वीराज चौहान को हराना है, जबकि वो किस मामले में लगे हैं? वो संयोगिता के चक्कर में लगे हैं। तभी 1192 में तराइन का हो जाता है दूसरा युद्ध। तब आप ध्यान रखेंगे कि तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ है? तराइन का दूसरा युद्ध हुआ है 1192 में। अब की बार तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होगी और पृथ्वीराज चौहान दूसरे तराइन के युद्ध में हार जाएंगे और मोहम्मद गौरी तराइन के दूसरे युद्ध में जीत जाएगा। आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि यहां पर एक व्यक्ति हुए हैं जो हम बात करते हैं, पहले इतना ध्यान रखिएगा। पहला आक्रमण मुल्तान पर 1175 में, दूसरा आक्रमण 1178 में गुजरात पर, 1191 में तराइन का पहला युद्ध जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ, जिसके अंदर मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है। 1192 में अगले ही वर्ष तराइन का दूसरा युद्ध होगा और तराइन के दूसरे युद्ध में अब की बार मोहम्मद गौरी की जीत हो जाएगी और पृथ्वीराज चौहान अब की बार हार जाएंगे। जरा हम आगे आते हैं 1192 की स्थिति को देखते हैं। 1192 में तराइन का होता है दूसरा युद्ध। कौन सा?
तराइन का दूसरा युद्ध होता है और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। दरअसल संयोगिता के चक्कर में या हम कहें ओवर कॉन्फिडेंस आने की वजह से यहां पर ऐसा भी माना जाता है कि मोहम्मद गौरी ने पहले कह दिया पृथ्वीराज चौहान से कि मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता, मैं संधि करना चाहता हूं। और जब रात को पृथ्वीराज चौहान की सारी सेना सोई हुई है, उस समय मोहम्मद गौरी ने सोती हुई सेना पर आक्रमण कर दिया, जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान की इस युद्ध के अंदर हार हो जाती है। हारने के बाद मोहम्मद गौरी यहां पर दिल्ली पर सत्ता स्थापित करने की कोशिश करता है। जबकि आप ध्यान रखेंगे कि मोहम्मद गौरी जब भारत पर आक्रमण कर रहा है तो पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई नाम के व्यक्ति ने पृथ्वीराज रासो लिखी है, जिसके अंदर यह बताया जाता है, इन युद्धों के बारे में पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया जाता है। लेकिन फिलहाल आप ध्यान रखेंगे 1192 का यह दूसरा युद्ध महत्वपूर्ण होगा। दोनों युद्ध आपको ध्यान रखने होंगे। लेकिन जब मोहम्मद गौरी ने हम कह सकते हैं पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, तो पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद अब उसके लिए जो दिल्ली की गद्दी थी, यहां पर दिल्ली की जो गद्दी थी वो बहुत आसान हो गई। और 1193 में ही गौर की राजधानी कहां बनी? दिल्ली बनी। यानी गौर ये वंश का मोहम्मद गौरी जो था ये गौर वंश का शासक हुआ करता था। और 1193 में गौर वंश की राजधानी कहां बन जाती है? यहां पर, यानी कि हम कह सकते हैं दिल्ली के अंदर बन जाती है। अब दिल्ली के रास्ते खुल चुके थे, दिल्ली पर शासन हो चुका है यहां पर हम कह सकते हैं मोहम्मद गौरी का। और मोहम्मद गौरी का आक्रमण होने के बाद पृथ्वीराज चौहान के बारे में अगर हम बात करें तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। जबकि हम बात करें पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो कहा यह जाएगा कि खोखर जाट जो थे, खोखर जनजाति के जाट जो थे, उन्होंने यहां पर मोहम्मद गौरी को मारने का काम किया। लेकिन अधिकतर किताबों में यही लिखा है। लेकिन जो पृथ्वीराज रासो की, जो चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो है, इसके अंदर ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद गौरी की राय पिथौरा यानी कि हम कहें पृथ्वीराज चौहान ने करने का काम किया है। ये एक किताब के अंदर मिलता है, जबकि हम अन्य किताबों की माने तो अन्य किताबों के अंदर ऐसा नहीं मिलता। यानी कि थोड़ा सा यहां पर विवाद है इस विषय में कि मोहम्मद गौरी की हत्या किसने की थी। आइएगा हम आगे बात करते हैं। एक युद्ध और लड़ेगा, लेकिन उस युद्ध को लड़ने से पहले मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा बिंदु, एक ऐसा फैक्ट जो आपसे अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। गौरी के सिक्कों पर माता लक्ष्मी का चित्र मिलता है। यानी मोहम्मद गौरी ने भारत में जो सिक्के प्रचलित किए थे उन सिक्कों पर माता लक्ष्मी का चित्र मिलता है, और अकबर के जो चित्र थे, अकबर के सिक्कों पर राम सीता का चित्र मिलता है। यानी कि माता लक्ष्मी का चित्र अपने सिक्कों पर किसने छपाया? आप कहेंगे मोहम्मद गौरी ने छपाया। सीता राम या राम सीता का चित्र अपने सिक्कों पर किसने छपाया? तो अकबर ने अपने सिक्कों पर राम और सीता की यहां पर मूर्ति यानी कि आकृति बनवाने का काम किया। 1194 में यह व्यक्ति जो है मोहम्मद गौरी 1194 में एक और युद्ध लड़ता है। और अब की बार इस युद्ध को कहेंगे चंदावर का युद्ध, जो उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। यानी चंदावर का युद्ध लड़ता है जो कन्नौज इटावा के पास इस क्षेत्र में है। तो चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी ने एक और लड़ा जो 1194 के अंदर लड़ा, 1194 को लड़ा और जयचंद के खिलाफ यहां पर लड़ने का काम किया। 1194 के युद्ध में भी, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत जाता है। और इस युद्ध में जीत जाने के बाद अब यहां पर मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? हम कह सकते हैं जयचंद को चंदावर के युद्ध के अंदर हराया था। अब जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, यहां पर चंदावर के युद्ध में 1194 में जीत गया, तो अब आप अच्छी तरह से एक बात समझ सकते हैं कि इस मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का रास्ता खुल चुका था। दिल्ली को इसने राजधानी बना ही लिया था। लेकिन अब यह व्यक्ति बहुत लूटपाट भारत पर करता है, क्योंकि अब तो बड़े बड़े शासकों को इसने हरा दिया है। बड़े बड़े शासकों को हराने के बाद अब मोहम्मद गौरी किस तरह से प्रशासन व्यवस्था को एक व्यक्ति को सौंप कर जाएगा, इस बात पर थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कीजिएगा। इस मोहम्मद गौरी के समय में इसके साथ एक सेनापति आता है, जिस सेनापति का नाम होता है बख्तियार खिलजी। क्या नाम है? बख्तियार खिलजी। 1202 के समय में बख्तियार खिलजी जो गौरी का सेनापति है, कौन है? बख्तियार खिलजी जो गौरी का सेनापति है, इसने बिहार पर आक्रमण किया और बिहार पर आक्रमण करके नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तोड़ा या जलाने का काम किया। यह इतना महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का या तोड़ने का काम किसने किया, तो आप कहेंगे नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ने का या जलाने का काम जो किया है वह किसने किया है, बख्तियार खिलजी ने किया है। बख्तियार खिलजी कौन था, तो मोहम्मद गौरी का सेनापति था। किसका, मोहम्मद गौरी का सेनापति था। यह काम कब किया है, 1202 में किया है। यहां पर कुछ किताबें लिखती है नालंदा को जलाने का काम किया, वहां के पुस्तकालयों में आग लगा दी गई। कुछ किताबें कहती हैं कि इसको तोड़ने का, विध्वंस करने का काम यहां पर बख्तियार खिलजी ने किया। तो बख्तियार खिलजी से संबंधित यह बिंदु बड़ा आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, यह आपके मस्तिष्क में सेट होना चाहिए। आगे बात करें प्यारे दोस्तों, इस बख्तियार खिलजी ने ही 1205 में बंगाल पर आक्रमण किया, और बंगाल पर आक्रमण करने के साथ वहां के एक शासक थे लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन को भी यहां पर बख्तियार खिलजी ने हरा दिया। यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि किस समय बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन को हराया, या लक्ष्मण सेन कहां के शासक थे, या पूछा जाएगा कि बख्तियार खिलजी ने 1205 में लक्ष्मण सेन को हराया, यह बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था, आप कहेंगे मोहम्मद गौरी का सेनापति था। और आप ध्यान रखेंगे 15 मार्च 1206 के समय को, क्योंकि 15 मार्च 1206 का जो समय था, इस 15 मार्च 1206 के समय में खोकर जाटों ने, खोकर जनजाति के लोग हुआ करते थे, खोकरों ने मोहम्मद गौरी की भारत में हत्या कर दी। यानी 1206 में जैसे ही यहां पर मोहम्मद गौरी की हत्या की गई है, तो ध्यान रखेंगे खोकर जाटों के द्वारा इस मोहम्मद गौरी की हत्या की गई है। लेकिन अगर आप चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो को पढ़ेंगे, तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार कहा गया है कि मोहम्मद गौरी की हत्या पृथ्वीराज चौहान ने खुद की थी। क्योंकि मोहम्मद गौरी को जब ये लेकर चला जाता है अपने देश, मोहम्मद गौरी जब इसको पृथ्वीराज चौहान जी को लेकर चला जाता है अपने देश में, तो माना यह जाता है कि जो पृथ्वीराज चौहान थे ये शब्दभेदी बाण चलाना जानते थे। और अगर शब्दभेदी बाण चलाना जानते थे तो शब्दभेदी बाणों के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठता है, और सिर्फ आवाज पर यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान इसको तीर से मारने का काम करते हैं। बाद में पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई जो थे ये आपस में अपनी हत्या कर लेते हैं। ऐसा चंद्रबरदाई की जो किताब है पृथ्वीराज रासो, उसमें ऐसा लिखा हुआ मिलता है। फिलहाल आप अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आप इस पॉइंट को लगाएंगे, लेकिन अगर यह पूछा जाए कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार तब आप कहेंगे कि मोहम्मद गौरी को मारने का काम किसने किया, तब आप कहेंगे पृथ्वीराज चौहान ने पृथ्वीराज रासो के अनुसार मोहम्मद गौरी को मारने का काम किया। तो आप इसके बाद एक बात ध्यान रखेंगे, आप एक बात ध्यान रखेंगे कि जब मोहम्मद गौरी की हत्या हुई, तो मोहम्मद गौरी की हत्या होने के बाद मोहम्मद गौरी के कुछ जमाई हुए हैं, और ये जो जमाई हुए हैं या दामाद कहें, इनके 3 दामाद हुए हैं। तीनों दामादों को इसने क्या किया, अपना कुछ क्षेत्र बंटवारा कर दिया। एक का नाम था ताजुद्दीन एल्दीज, एक का नाम था नसरुद्दीन कुबाचा, और दूसरे का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। जब इसने अपने 3 दामादों को ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था यह मोहम्मद गौरी का गुलाम भी था और दामाद भी था। यह मोहम्मद गौरी का गुलाम भी था और ये दामाद भी था। तब ताजुद्दीन एल्दीज को एक क्षेत्र दिया गया जो अफगानिस्तान के क्षेत्र में शासन करने के लिए इससे कहा गया, और नसरुद्दीन कुबाचा को एक क्षेत्र दिया गया, इसको सिंध क्षेत्र पर शासन करने के लिए दिया गया। जबकि मोहम्मद गौरी का ही जमाई कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि इसका गुलाम और जमाई दामाद दोनों था, इसको भारत के क्षेत्र पर शासन करने के लिए दिया गया। और यहां से हम पढ़ेंगे कि भारत पर शासन करने का काम कुतुबुद्दीन ऐबक करेगा, और एक गुलाम वंश की स्थापना करके भारत पर किस तरह से शासन करेगा। मोहम्मद गौरी तक तो हम लुटेरों को पढ़ेंगे, लेकिन यहां से हम शासकों को पढ़ना शुरू करेंगे, किस तरह से भारत पर शासन करने का काम इन लोगों ने किया है। और जब आप यहां पर जानेंगे तो यहां पर नोट करके अपने नोट्स में लिखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और गुलाम के साथ साथ क्या था, ये एक दामाद भी था। और यहीं से आगे आपकी क्रियाक्रम शुरू होगी जब आप दिल्ली सल्तनत को पढ़ना शुरू करोगे। अभी तक आपने 3 ऐसे आक्रमणकारी, ऐसे लुटेरों को जाना है। पहला मोहम्मद बिन कासिम को जाना, 712 में आक्रमण किया। दूसरा यहां पर हम कह सकते हैं महमूद गजनबी को जाना, जिसने 1025 की सबसे महत्वपूर्ण थी, 1001 में भी आक्रमण कर देता है, लेकिन 1025 में
जब इसने पहला सोमनाथ मंदिर लूटा। उसके बाद आपने जाना मोहम्मद गौरी को, जो भारत पर आक्रमण करता है, राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान को 1191 1192 के महत्वपूर्ण युद्धों के अंदर, तराइन के युद्धों में हराने का काम करता है। यह बाद में चंदावर का युद्ध भी लड़ता है, यह बात भी आपको अच्छी तरह से पता होगी, जयचंद को हराने का काम करता है। यानी कि उसके बाद आप दिल्ली सल्तनत शुरू करोगे और दिल्ली सल्तनत के अंदर अब किस तरह से ये व्यक्ति शासन करने का काम करेंगे, मुस्लिम सत्ता किस तरह से स्थापित होगी और किस तरह से इनका शासन आगे बढ़ता हुआ ही चला जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, इसके बारे में अगली क्लास में हम दिल्ली सल्तनत को जानेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, गहनता से जानकारी एकत्रित करेंगे। और अब दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, ये दोनों से प्रश्न सबसे ज्यादा बनेंगे। अब तक मैं जितना पढ़ा रहा हूं सारा का सारा इंपोर्टेंट है, यहां से प्रश्न मुगल काल तक सबसे ज्यादा बन के आपके सामने आएंगे। चलिए बेस्ट ऑफ लक प्यारे दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।